मुगल एम्परर जो थे वो हेड थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी पावर एंड आर्मी के, एंड दे आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। आर्मी इनके पूरे डायरेक्टली अंदर थी। अकबर ने पूरा रिलीजियस आजादी दी थी अपनी बीवियों को कोई भी धर्म अपनाने की बात करने की। बैटल ऑफ खांडवा में आप जानते हैं बाबर जो है वो जीता और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था। मेरे को उस जगह की जिम्मेदारी है, मेरे को उस जगह का रेवेन्यू कौन लेकर, मैं तो जान ही रहा, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, मेरा पैसा कहीं और जा रहा है। बात करते हैं ताजमहल। बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मोहब्बत की निशानी है, आप सभी जानते हैं। तो बेसिक पर्पस ये था कि सबका भाईचारा बना रहे, जो जिस भगवान को मान रहा है उसको माने, लड़ाई दंगे ना हो हिंदू मुस्लिम के बीच में। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मस्त भी होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि भाई साहब सब बहुत अच्छे से चल रहा होगा, उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि आप सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि आप लाजवाब बच्चे हैं जो रेडियंट के साथ पढ़ रहे हैं, और जो भारत के जहां के भी बच्चे हैं जो आईसीएसई पैटर्न से हैं, जो आईसीएसई बोर्ड से, उनकी जो समस्याएं हैं वो इस टाइटन बैच के थ्रू खत्म हो रही होंगी। उम्मीद है कि आप सभी के लिए मेहनत अलग सर की रंग ला रही होगी, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आपके लिए कामयाब एक बैच की शुरुआत भी की थी, अब उसको अंत भी होने को है, कुछ ही चैप्टर्स में बाकी है। बताएगा जरूर कि कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम मेडिवल इंडिया करने वाले हैं। कैसे करेंगे आप सभी को पता है कि वन शॉट तरीके से हम इसको करने वाले हैं, एक बार में खत्म करेंगे। बात करते हैं अकबरी की। किताब का नाम है क्या है? किताब का नाम है, ठीक है। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। कौन था ये? मिनिस्टर थे भाई साहब। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। 9 ज्वेल्स हुए अकबर के दरबार में, 9 रत्न, 9 ऐसे पढ़े लिखे लोग, 9 इंटेलिजेंट लोग अपने अपनी फील्ड में, उनमें से एक थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरी किताब लिखी थी। अकबरी जो किताब है वो एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट थी जिसमें अकबर ने अपनी राइटिंग्स को लिखवाया। उसमें अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। कैसे अकबर के दरबार में क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या कल्चर था, क्या संस्कृति थी, कैसे अकबर के रूल में, रीग्न मतलब उसका रूलिंग पीरियड, रीग्न मतलब रूलिंग पीरियड अकबर का जब तक चला तब तक उसका कल्चर और ट्रेडिशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अकबरी को पांच किताबों में बांटा हुआ है। पहली बुक जो वो डील करती है इंपीरियल हाउस होल्ड, राजशाही घराने से, अकबर का राजशाही घराना, उससे डील करती है। फर्स्ट बुक जो होती है। सेकंड बुक डील करती है विद द सर्वेंट्स ऑफ एम्परर, राजा के नौकर जो थे, मिलिट्री और सर्विस सिविल सर्वेंट लोग। थर्ड किताब डील करती है इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाता था, जिसमें उसका जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सभी तरीका एम्पायर के बारे में थी। फोर्थ बुक डील करती है हिंदू फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी के लिए उसकी क्या सोच थी, साइंस के लिए क्या सोच थी, सोशल कस्टम, रीति रिवाजों को लेकर क्या था, कल्चर लिटरेचर को लेकर क्या था। फिफ्थ बुक डील करती है अकबर की वो अच्छी अच्छी बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसने अपनी बायोग्राफी में एज ए ऑथर अबुल फजल से लिखवाई है, एज ए अबुल फजल ने लिखी है। बात करते हैं ताजमहल। बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मोहब्बत की निशानी है, आप सभी जानते हैं, हमने भी मानी है। ताजमहल आगरा में बना है, ये सभी जानते हैं। शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में बनाया था? अपनी बीवी, अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। यहां पर एक आपको क्या मिलेगा, एक अंदर मौजोलियम है, अंदर जो आपको इट इज बेसिकली क्या है कि अंदर तो जो कुछ है ये एक तरह का एक मौजोलियम है। मौजोलियम को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब ऐसा मान लीजिए एक मकबरा टाइप है, ऐसा मान लीजिए। ये आगरा में बना है, यमुना नदी के किनारे बना है। उस्ताद ईशा खान ने इसको बनाया एंड इट इज प्योर ऑफ व्हाइट मार्बल से बना है। डिजाइन किसने किया? उस्ताद ईशा खान ने किया था। मेन स्ट्रक्चर इस कंस्ट्रक्शन में हाई प्लेटफॉर्म, आप देखेंगे ताजमहल पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर जो है वो तब जाके खड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म देयर इज अ मिनारेट, मीनार है, ये 4 मीनार जो मैंने बनाई है चारों कोनों पे। इंटीरियर ऑक्टागोनल चैम्बर की तरह 8 ऐसे त्रिकोण से ऐसे बना हुआ, 8 कोने टाइप जो होते हैं। मार्बल डोम में बना हुआ है, इन्वर्टेड लोटस की तरह है, ऐसा उल्टा लोटस, सीधा ऐसा मान लीजिए इन्वर्टेड उल्टा लोटस की तरह बना हुआ, इन्वर्टेड है। द एक्चुअल ग्रेव्स आर इन लोअर चैम्बर, ताजमहल के अंदर जो है ग्रेव है, कब्र है। वॉल्स आर डेकोरेटेड विद फ्लोरल डिजाइन से बनी हुई है। दिस मेथड ऑफ डेकोरेशन इज कॉल्ड द पित्रादुरा मेथड कहते हैं। जो ताजमहल का बना हुआ है वो पित्रादुर्गा स्टाइल होता है, पित्रादुरा स्टाइल होता है। ताजमहल को यूनेस्को का खिताब भी मिल चुका है हेरिटेज साइट का, एंड इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन 2007 में इसको 7वां अजूबा भी माना गया था। बात करते हैं जामा मस्जिद की, बिल्कुल सही बात है, शाहजहां ने बनवाया था। अब तक की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। इसका जो बरामदा है उसमें एक आप मानिए 1000 हजारों लाखों लोग प्रेयर इसमें कर लेते हैं, हजारों लोग प्रेयर कर लेते हैं। ये एक लॉफ्टी बेसमेंट में भी है, इसमें विद मैजेस्टिक फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स है, सीढ़ियां बनी हुई, बहुत अच्छी सीढ़ियां बनी हुई है जो कि आपको 3 साइड्स ऑफ बरामदे की तरफ ले जाती है। तो बड़ा स्टाइलिश वे में आपको जो बनाया, आप जाएंगे मस्जिद दिल्ली में है, आप सभी जानते हैं, 3 इसमें दरवाजे हैं, 3 तरीके दरबार है, जाने के 4 टावर है,
40 मीटर हाइट पे 2 मीनारें बनी हुई हैं, वो भी आप जानते हैं। लाल पत्थर का बना हुआ है। नॉर्थर्न गेट में 39 स्टेप्स है, ईस्टर्न गेट में 35 स्टेप्स है, साउदर्न गेट में 33 स्टेप्स है, सीढ़ियां है। इसका जो फेस है उसमें एक बड़ा सा प्रेयर हॉल है, खुल के, जैसे इसका मुंह है ना, जैसे इसका मान लीजिए यहां मुंह है, तो इसके ये जो बीच है इसमें प्रेयर हॉल है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रेयर करने को आते हैं। लाल किला, मेरे देश की शान, मेरे देश की निशानी, अगेन शाहजहां ने बनवाया था जब अपनी कैपिटल को उसने दिल्ली बनाया था। ये जो है यमुना नदी के किनारे पर है, लाल पत्थर से बना है, मार्बल भी इसमें यूज हुई है। फोर्ट में मैसिव बड़ी बड़ी वॉल है, आपने देखी होगी लाल किले में इतनी बड़ी बड़ी वॉल बनी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी वॉल ऐसे बनी हुई है। एंड 2 बड़े दरवाजे हैं। वेस्टर्न गेटवे को जो कहते हैं वो लाहौरी गेट कहते हैं। एंड दिस गेट का इस्तेमाल जो है एम्परर ने को ही परंपरा, सेरेमोनियल परंपरा के लिए करता था। इस बिल्डिंग में अमंग द मेनी इंप्रेसिव बिल्डिंग द कोर्ट, जो इसमें जो बिल्डिंग में जो 2 बड़ी छोटी छोटी बिल्डिंग है, दीवाने आम एंड दीवाने खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। दीवाने खास जो था वो लेविशली ऑर्नामेंटेड हॉल है, बहुत ही सजावट किया हुआ हॉल है, जहाँ पे मयूर तख्त, पीकॉक थ्रोन भी जो बैठा जिस पर राजा बैठ के अपना भाई साहब स्टाइल दिखाते थे। हॉल वाज यूज्ड बाय द एम्परर टू गिव ऑडियंस टू द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली, नोबल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज को वहां से जो वो अपनी बातचीत करने का तरीका वहां से करता था, वहां से बातचीत करता था। औरंगजेब ने बाद में मोती मस्जिद बनाई थी लाल किले में, ये पूरी तरीके से मार्बल की बनी हुई है। लाल किला जो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्योंकि आज भी इसका इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हर साल यहां से 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराते हैं। बात करते हैं अब अगले राजा की, बाबर की। पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर फैमिली से बिलोंग रखता है। मंगोल रूलर थे जो कि तैमूर। काबुल यानी अफगानिस्तान में ही कार्वेड स्मॉल प्रिंसिपलिटी फॉर हिमसेल्फ, छोटा सा एक इलाका बनाया था। दौलत खान लोधी जो कि गवर्नर थे पंजाब के, बाबर को इनवाइट किया था, बाबर को इनवाइट किया था बच्चे, किस लिए? ताकि इब्राहिम लोधी को हराया जा सके, ताकि इब्राहिम लोधी को हराया जा सके। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली और आगरा पर। बाबर हैड टू वेज 2 अदर वार्स, उन्होंने 2 लड़ाई ऑलरेडी थी, राणा सांगा के साथ और दूसरा ईस्टर्न अफगान एंड द अदर अगेंस्ट द ईस्टर्न अफगानियों के साथ। उसमें इनको पर ही कंसोलिडेटेड होल्ड एम्पायर पूरा जीत गए थे भाई साहब। बैटल ऑफ खांडवा भी लड़ी गई थी, जिसमें भाई साहब बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई थी, है ना। बैटल ऑफ खांडवा में आप जानते हैं बाबर जो है वो जीता और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था। 1529 में बाबर जो है अफगान की कंबाइंड फोर्स मतलब अफगान प्लस नुसरत शाह जो बंगाल के शासक थे, उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा नदी के किनारे पर लड़ी गई थी लड़ाई। बाबर ने रिवर क्रॉस करी और बंगाल के और अफगान के रूलरों को बहुत हराया था। हालांकि ही कुड नॉट विन अ डिसाइसिव विक्ट्री, कोई अच्छी ज्यादा जीत इसको नहीं मिली। इसके बाद ये जो है 1530 में मर गया था। उससे पहले ये जो है अच्छा खासा स्टेबलाइज मुगल एम्पायर को कर चुका था। बात करते हैं अकबर की, आप सभी ने नाम सुना होगा, ग्रेटेस्ट एम्पायर रहा अभी तक। ही वाज ओनली 30 ईयर जब वो राजा बने थे एंड ही वाज गाइडेड बाय हिज ऑथर बैरम खान ने इनको जो और मतलब जो सीख सिखाई थी, सब कुछ सिखाना इनका हुआ था। अफगान वाज रीग्रुपिंग देयर फोर्सेस अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ हेमू, लीडरशिप हेमू की लीडरशिप में ये इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने आ रहे थे। द वजीर ऑफ आदिल शाह था, हेमू कौन था? आदिल शाह का वजीर था, जिन्होंने मुगल के साथ लड़ाई लड़ी थी। इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था हेमू वर्सेस अकबर के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर वर्सेस हेमू हुआ था, जिसमें बैरम खान लीड कर रहे थे एंड डिफीट हुआ था हेमू, अकबर जीता था। आफ्टर हैविंग एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन दिल्ली एंड आगरा, अकबर ने मालवा प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, गोंडवाना, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, बंगाल, गुजरात, कश्मीर पे भी कब्जा कर लिया था। यही नहीं, विंध्याचल, डेक्कन, विंध्याचल जो एरिया है वहां पर भी इसने जीत हासिल की थी। फाइनली अहमदनगर, बेरार, खंडशेज मतलब कर्नाटका केरला वाली साइड पे जो इसने मुगल एम्पायर वहां पे भी कब्जा किया था। ही ऑल्सो सबस्टिट्यूट द राजपूत प्रिंसेस, इलाकों को भी उन्होंने कब्जे में किया था, एक्सेप्ट मेवाड़ इलाके को नहीं किया था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? फेमस बैटल हल्दी घाटी लड़ी गई थी 1576 में। किसके बीच में? महाराणा प्रताप एंड मानसिंह के बीच में। मुगल आर्मी थी को लीड कर रहे थे मानसिंह, राजा मानसिंह राजपूत रूलर थे, बट क्या करें, रिश्तेदारी के कारण करना पड़ रहा था। महाराणा प्रताप जो है फॉट मैचलेस करेज, महाराणा प्रताप ने बहुत लड़ाई लड़ी, बट ही हैड टू एस्केप फ्रॉम द बैटलफील्ड व्हेन ही वाज हेवीली वाउंडेड, बहुत चोट लगी जब उन्हें जाना पड़ा था। बाद में अकबर की डेथ हुई थी 1605 में, पर जिस समय तक अकबर मरा था उसकी जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा हो चुका था, काबुल कांधार से लेकर पता नहीं कहां तक हो चुका था। अकबर की राजपूत पॉलिसी को लेकर देख, अकबर की राजपूतों के लिए क्या सोच थी, तो अकबर ने राजपूतों के साथ शादी का समझौता, शादी का रिश्ता बनाया था। फॉर एग्जाम्पल बहारमल जो थे, जो कि रूलर थे अंबेर के, उन्होंने अपनी बेटी हरका भाई की शादी अकबर से की थी, तो एक रिश्ता तो अकबर का ये बना था। अकबर ने पूरा रिलीजियस आजादी दी थी अपनी बीवियों को कोई भी धर्म अपनाने की, बात करने की, एंड उनके ऑनर्ड देयर प्लेस टू देयर पेरेंट्स रिलेशन इन द नोबिलिटी, और अपने राजघराने में उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदारों को इज्जत देने का काम पूरी तरीके से राजपूतों को किया था अकबर ने।
राजपूत वर मेड इक्वल पार्टनर, राजपूतों को इक्वल इज्जत दी गई मुगल कोर्ट गवर्नमेंट में, मुगल दरबार में। अफेक्टेड द पॉलिसी ऑफ मुगल्स एंड ग्रेटली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर, जिससे क्या हुआ, अकबर का अपना कल्चर और राजपूतों का अपना कल्चर दोनों मिलकर एक साथ ग्रो हुए। आपने एक नाम तो सुना होगा, जोधा का। स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेशन कैसे हुआ, तो अकबर टुक अ नंबर ऑफ मेजर, बहुत सारे काम किए उसने ताकि वो समझ बना सके हिंदू और मुस्लिम के बीच में, क्योंकि राजपूत हिंदू थे और वो मुस्लिम था। अकबर एबोलिश द जिजिया, जिजिया मतलब नॉन मुस्लिम पे जो टैक्स लगता था कहीं प्रेयर करने पर, पूजा करने पर, वो हटाया था हिंदू नॉन हिंदुओं के लिए। एबोलिश्ड पिलग्रिम टैक्स ऑन बाथिंग एट होली प्लेसेस, पवित्र स्थानों पर नहाने पर, पूजा पाठ करने पर, वो उस पर भी उसने जो टैक्स हटाया था। फोर्सिबली कन्वर्टिंग, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए वो भी मना कर दिया था। नंबर ऑफ हिंदूज जो अपने दरबार में वो लेके आ गया था। 1575 में अकबर ने एक हॉल बनाया था, इसका नाम था इबादत खाना, जो कि एक प्रेयर हॉल था, फतेहपुर सीकरी में ये भी बनाया था। उसने डिक्लेरेशन ऑफ मजहर बनाया था, जिसमें अकबर ने एक सुप्रीम ऑर्डर दिया था इन रिलीजियस मैटर टू रिप्लेस द पावर ऑफ उलेमा। उलेमा जो अपनी चलाते थे वो नहीं चलेगी, लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकते थे। अकबर ने ऑफिशियली अनाउंस किया था एक नया धर्म, दिन ए इलाही, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वननेस ऑफ गॉड, भगवान सबका एक है। सो बेसिक पर्पस ये था कि सबका भाईचारा बना रहे, जो जिस भगवान को मान रहा है उसको माने, लड़ाई दंगे ना हो हिंदू मुस्लिम के बीच में। अकबर ने बहुत सारा एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था, जो कि संस्कृत, अरेबिक, ग्रीक भाषा को पर्शी में ट्रांसलेट करता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे अथर्ववेद थे, बाइबल था, उसको पर्शिया में कन्वर्ट कराया। कुरान, महाभारत, गीता, रामायण ऐसे भी को भी कन्वर्ट कराया था। सोशल एंड एजुकेशनल बदलाव देखिए तो अकबर रेज द एज ऑफ मैरिज। पहले अकबर के टाइम से पहले शादी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती थी। अकबर ने बोला नहीं यार, 14 साल की लड़की होगी, 16 साल का लड़का हो तो ही शादी होगी। ही रिवाइज एजुकेशनल सिस्टम, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। एंड एम्फसाइज ऑन मोरल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब पढ़ाने पर उसने ध्यान दिया। मैं कहता हूं कि मतलब अच्छे काम कर रहा है, अच्छा काम किया। ही वॉज ग्रेटेस्ट, ही वॉज मतलब अगेंस्ट वन वाइफ, ग्रेटेस्ट अगेंस्ट था बहुत ज्यादा, कि एक से ज्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए, अनलेस अगर फर्स्ट वाइफ कुड नॉट बियर चिल्ड्रन, अगर पहली वाइफ से बच्चे नहीं हो रहे तभी दूसरी शादी करे, वरना नहीं करे। विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया कि होनी चाहिए। बहुत सारे ऑर्डर्स दिए अपने कोतवाल को कि चेक करे, फोर्सिबल प्रैक्टिस ऑफ सती तो नहीं चलता है लोगों को, ऐसा तो नहीं है पति मरने के बाद बीवी को जबरदस्ती मरना पड़ता है, ये नहीं चलेगा। जहांगीर ने एक लॉ पास किया था, इफ अ रिच मैन डाइड विदाउट अ संपत्ति, किसी के नाम की हियर मतलब किसी को अपनी वसीयत नहीं दी, तो हुज प्रॉपर्टी वुड बी यूज्ड बाय द स्टेट, यानी राजा के पास चली जाएगी। किस लिए? डेवलपमेंट मेंटेनेंस वर्क। कौन सा डेवलपमेंट? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज खोलने में। रिच फैमिलीज गर्ल्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन, अमीर घर की लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए होगी। प्राइवेट ट्यूशन वो घर पे ले सकती हैं। मिडिल क्लास की गर्ल्स द अटेंड द सेम स्कूल एज बॉयज, जो लड़के जाते हैं वो लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। बात करें औरंगजेब की, अलग ही दस्तूर पे चला है, अलग ही इंसान है। He ascended the throne after a long and fierce struggle with his father and 3 भाइयों के साथ लड़ मिड़ के तब जाके बेचारे को शासन मिला औरंगजेब को। रीगन ऑफ 50 साल इसने रूल किया, डिवोटेड टू, सब में लड़ाइयां ही लड़ी हैं। जब ये अपनी पूरी हाइट पे था तो इसने अपना एम्पायर जो पूरे सब कॉन्टिनेंट, एशिया वाले कॉन्टिनेंट पे अब बनाना शुरू कर दिया था। रिवर्स द अकबर पॉलिसी, पूरी तरीके से धर्म की पॉलिसी बदल दी। अकबर ने किया होगा सो किया होगा, मैं नहीं मानता। ही स्पेंट हिज लास्ट डेज ऑफ, जब वो मरने पर था तब उसने अपने खिलाफ जितने दबाव थे, जितने भी रिबेलियन थे उसको बस दबाता रहा, क्योंकि इतना बुरे काम के पूरे साल लोग इसके खिलाफ लड़ते रहे, उसको दबाता रहा आखिरी मोमेंट पे। अंडर औरंगजेब मुगल एम्पायर जो सबसे ज्यादा कवरेज पे था, पूरा सब कॉन्टिनेंट घेर डाला था, और इसकी मृत्यु, इसकी डेथ 1707 में हुई थी, 1707। एडमिशन सिस्टम बात करें तो मुगल एम्प्रेस एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज स्टेट, यानी एक जगह से बैठ के पूरा रूल चलता था। बेस्ड ऑन मिलिट्री रहती थी, मिलिट्री सब काम करती थी। बट दे अटेम्प्टेड टू अकोमोडेट डिफरेंट ट्रेडिशन प्रिवेलेंट इन द कंट्री, बट उन्होंने पूरी कोशिश की कि सबके साथ सहूलियत बनाई जा सके, सबको अकोमोडेट किया जा सके, कोई रीजनल डाइवर्सिटी उल्ट पुल्ट ना रहे। मोनार्क राजा की बात करें तो नंबर ऑफ रेफरेंस द कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल्स शो दैट द बिलीव दैट पावर ऑफ मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। वो अपने आप को भगवान का ही मानते थे, अपने आप को भगवान का ही ऑर्डर जैसा समझते थे, कहते हम जो कह रहे हैं भगवान का ऑर्डर है। अबुल फजल के हिसाब से ऑफिस ऑफ ए ट्रू रूलर वाज ए रिस्पॉन्सिबल एंड डिपेंड अपॉन डिवाइन इल्यूमिनेशन। मुगल एम्परर का यह कहना था कि हमको जो कुछ ताकत मिले भगवान की मिली है, ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले ने जो दिया है वो हम आपके लिए बेहतर करेंगे। तो ये चीज अबुल फजल ने भी बताई है। आप बात आगे करते हैं, ही रिगार्डेड एज द वाइज रीजेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आप समझते हैं भगवान का दूत हूं मैं धरती पर, मैं जो कह रहा हूं ऊपर वाले ने कहा है। मुगल एम्परर बिना भेदभाव के रूल करते थे। मुगल एम्परर जो थे वो हेड थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी पावर एंड आर्मी के, एंड दे आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। आर्मी इनके पूरे डायरेक्टली अंदर थी। एंड कमांडर एंड अदर कमांडर, ये भी यही अपॉइंट करते थे। आर्मी के ऊपर कमांडर, आर्मी डायरेक्टली राजा रूल कर रहा है, कमांडर को भी यही अपॉइंट कर रहा है। मिनिस्टर्स की बात करें, बाबर और हुमायूं के टाइम पर देयर यूज्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर, वजीर होता था, एक वकील जिसे कह रहे हैं, ये एक वकील होता था, जिसको वजीर तो चलिए नहीं था। पावर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स पावर थी इसके पास, इसे वकील कहते थे। ड्यूरिंग अकबर के टाइम पे बैरम खान जो वो वकील था, जिसके हाथ में सारी ऑफिशियल सिविल एंड मिलिट्री पावर थी। आफ्टर हिज डेथ वकील का जो है वो वकील पोस्ट रिमूव कर दी गई थी। हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था वजीर,
सॉरी प्रधानमंत्री नहीं होता था, वकील होता प्रधानमंत्री बार बार, वजीर होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिसे दीवान और दीवाने आला कहते थे, जो कि सारी इनकम वगैरह देखता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था मीर बख्शी, जो कि पूरी तरीके से सीबीआई एजेंसी टाइप वाला काम करता, जासूस वासूस सब इसके पास। जुडिशरी की बात करें, काजी देखता था, समटाइम्स इसे चीफ सदर के साथ भी देखना पड़ता था, चीफ सदर होता था जो कि देखता था धार्मिक मैटर, चीफ सदर और काजी मिलकर जुडिशरी का मैटर देखते थे। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ एम्पायर जो है 12 प्रोविंसेस 12 स्टेट में डिवाइडेड था, वो बाद में 12 प्रोविंसेस सरकार में डिवाइडेड थे, सरकार परगना में डिवाइडेड था, सरकार परगना या महल्स में डिवाइडेड था। हर सूबे का जो मुखिया होता था उसे गवर्नर होता था, जिसे सूबेदार कहते थे, सिपादार कहते थे, नाजिम कहते थे, जो कि एक हाई रैंक ऑफिसर होता था, जिसका काम क्या था, लॉ एंड मेंटेन करना, लॉ एंड कानून को इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, क्रिमिनल लॉज वगैरह देखना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये सारे काम थे। प्रोविंशियल दीवान जो होता था, स्टेट में जो दीवान होता था, वो रेवेन्यू का सब कुछ देखता था। अदर ऑफिसर में फौजदार होते थे, आजकल उत्तर प्रदेश में और राजस्थान भरतपुर इलाके में कुछ लोगों का सरनेम होता है फौजदार, तो वो आर्मी ऑफिसर होते थे उस समय में। कोतवाल, बख्शी, सदर काजी, मेहताब सिब, जैसे आप देखिए नंबरदार, सूबेदार, ये लोग लगाते हैं जो उस समय थे। सो सेंटर अपॉइंटेड द प्रोविंस, ये सारे ऑफिसर जो है राजा की तरफ से ही आते थे। मनसबदारी सिस्टम क्या था, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। हर ऑफिसर को एक रैंक दे दी गई कि आप एक रैंक है, और उस रैंक को कहते हैं कि आप एक मनसब है। जिसके पास एक इलाका होता था उसे कहते थे मनसबदार। होल राजा जितने भी नोबल लोग थे, रईस लोग, मंत्री लोग जो भी थे, ब्यूरोक्रेट अफसर लोग थे, मिलिट्री थे, हेरकी थी, ये सब एक मनसब ही थे, क्योंकि सब बड़ी बड़ी रैंकों से थे। ग्रेडिंग सिस्टम चलाया, किसने चलाया, मुगलों ने चलाया था। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब रैंक फिक्स कर देना, जैसे होता है कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, मेजर, सूबेदार, कांस्टेबल, ऐसे। तो ये सब रैंक इन्होंने दी। रैंक को वो जात एंड सवर में डिवाइड करते थे। जात को फिक्स करने जो है पर्सनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन होता था। इसकी जो सैलरी होती थी ड्यू टू पर्सनल स्टेटस के इनको मिलती थी। हाइट हायर द जात, जितना ज्यादा हायर जात होगा उतनी ज्यादा बड़ी सैलरी मिलती थी, ज्यादा पावर, ज्यादा इज्जत मिलती थी। तो जात जो एक पर्सनल इज्जत थी आदमी की, जितना बड़ा जात उतना बड़ा सैलरी, उतना बड़ा उसकी इज्जत होती थी। आगे बात करते हैं संवर की। संवर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ घोड़े वाला कैवलरीमैन। फॉर एवरी 10 कैवलरीमैन मनसबदार के मेंटेन करने पड़ते थे 20 घोड़े। 10 घोड़े वाले के लिए 10, फॉर एवरी 10 कैवलरीमैन, कैवलरीमैन तो समझते हो जो पैदल चलते हैं उनके लिए 10 घोड़े, मतलब फॉर एवरी 10 कैवलरीमैन के लिए मनसबदार को 20 घोड़े बना के रखने होते थे। मनसबदार जो अपनी तनख्वाह लेते थे वो लेते थे जागीरों से, जागीर मतलब एक इलाके से। दे सर्व्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उन्हें हर जगह सर्व करना पड़ता था, बट देयर सर्वेंट कलेक्टेड रेवेन्यू। अब क्या होता था, जैसे मैं यहाँ हूं, मेरे को उस जगह की जिम्मेदारी है, मेरे को उस जगह का रेवेन्यू कौन लेकर, मैं तो जान नहीं रहा, मैं कहीं और काम कर रहा हूं, मेरा पैसा कहीं और जा रहा है, तो उसको पैसे को, रेवेन्यू को कलेक्ट करना जागीर से जो काम था, वो भाई साहब ऑब्वियसली किसका था, मेरे किसी कर्मचारी, मेरे सर्वेंट का जो काम होता था, जिसे मैंने रखा हुआ था। जहांगीर मेंटेन मनसबदारी सिस्टम इसने बनाए रखा था। ही रिड्यूस द एवरेज रेट ऑफ सैलरी सबकी कम कर दी थी, 240 पर एनम से 200 पर एनम कर दी थी। शाहजहां था, ही रिड्यूस द नंबर ऑफ सवार्स, इसने कम कर दिए थे। ड्यूरिंग औरंगजेब आपको देखेगा मनसबदार बहुत बढ़ाए गए थे, जिनकी वजह से क्या हुआ था, ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, दैट क्रिएटेड शॉर्टेज इन जागीर्स की शॉर्टेज। भाई जब सब मनसबदार बढ़ जाएंगे तो जागीर सबके पास कम कम रहेगी ना। पहले एक मनसबदार के बाद 2 जागीर है, अब मनसबदारी बढ़ गए तो जागीर बढ़ गई, जागीरें कम हो गई। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बात करें, टोडरमल, ये भाई साहब पूरी स्कीम कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन बनाई थी। टोडरमल को रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के लिए जाना जाता है। इसने बहुत बदलाव करके दिखाए थे, जिससे लैंड रेवेन्यू बढ़ा था मुगल टाइम पीरियड में। स्टेट गेव लोन, लोन देता था गरीब किसानों को ताकि खेती अच्छी करें, सब लोग खुश रहे। सपोर्टेड एग्रीकल्चर, ट्रेड इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था। एंड मैंने इस चैप्टर को सपोर्ट किया है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। रफ्तार के साथ चल रहे हैं, प्यार मोहब्बत से क्या समझना, आपको शॉर्ट टाइम है। 9-10 का बच्चा होता है जो उसको सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड जो भी हो या स्टेट बोर्ड हो, उनको उस समय प्यार मोहब्बत या लेक्चर प्रवचन नहीं चाहिए, उनको चाहिए बेसिकली हमको जो फटाफट हमारे को थ्योरी समझा दे और हम पढ़ ले। कभी मन करे, कभी मोबाइल की रिकॉर्डिंग में 10 मिनट के लिए लेक्चर सुना, मजा आया कि यस टाइटन बैच ने जिंदगी बना दी। तो इस तरीके की कोशिश मेरी रहती है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।